अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके। पेज नंबर 1106 पर एक टॉपिक है न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आज जो दो चीजें पढ़नी है, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एमएनडी। एमएनडी इज बेसिकली मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इन दोनों को आज कवर करेंगे। और दोनों यूक्यूज हैं, रिपीटेड यूक्यू नहीं है, लेकिन एक एक दफा जरूर आया मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, इस वजह से आप लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाते हो, लेकिन कोशिश किया करो कि ज्वाइन कर लिया करो। वैसे भी एक दिन छोड़ के ऑलमोस्ट अब तो क्लास हो रही है, अब तो ज्यादा क्लासेस भी नहीं हो रही है। सीएनएस इतना ज्यादा लंबा नहीं है, बस इसके बाद हमारा 2 दिन के लेक्चर्स और हैं, उसके बाद बस स्ट्रोक और फिर सीएनएस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज होने के साथ साथ ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। और इसके नाम से क्या पता चल रहा है, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? थिकनिंग, ठीक है। मतलब फाइब्रोसिस, थिकनिंग और एरिया की श्रिंकिंग होना। और मल्टीपल मतलब मल्टीपल साइट्स को इन्वॉल्व करती है ये। अब यहाँ पे हम सीएनएस पढ़ रहे हैं, तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। इसी को याद रखोगे ना तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट एरियाज की इन्वॉल्वमेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं? दो बातें पढ़ते आ रहे हैं कि यंग में प्रिडोमिनेंट होती है 20 to 40 ईयर्स की एज में, या 30 to 50 ईयर्स की एज में, या 30 to 40 ईयर्स की एज में। और ऑटोइम्यून डिजीजेस आर मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कहते हैं कि सबसे पहले जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है। वो एरियाज जो कि इक्वेटर पे होते हैं, जहाँ इक्वेटर पे होने का मतलब ये होता है कि वहां पे सनलाइट कम होती है। सनलाइट जहां पर कम होगी वहां पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती है। और जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली में रन करती है ये डिजीज, ठीक है। ये इसके हैं रिस्क फैक्टर्स, अगर आपसे कोई पूछे। इसके अलावा कोई और इसके खास रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगले पैराग्राफ में जहां पर इनिशियल सीएनएस इन्फ्लेमेशन है, आप लोग उसको देखो, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली उसमें बताया क्या क्या है। नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी सेल को, किसी भी इंफ्लेमेटरी सेल को, साइटोकाइंस को ब्रेन के अंदर जाने से या ब्रेन के पैरेन्काइमा को डिस्टर्ब करने से प्रिवेंट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, तो जो टी सेल्स की एंट्री है ना, वो बहुत इजी हो जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर से, ठीक है। तो टी सेल अंदर आते हैं, टी सेल बी सेल को आगे एक्टिवेट कराते हैं, बी सेल से आगे एंटीबॉडीज बनती हैं। साइटोकाइंस का एक बहुत ज्यादा बड़ा कैस्केड रिलीज होता है, और उस साइटोकाइंस ने क्या करना होता है, फर्दर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करानी होती है। ये सारा का सारा इसका इन्फ्लेमेटरी पाथवे है। अब वो साइटोकाइंस अटैक करते हैं माइलिन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज। माइलिन का फंक्शन क्या होता है? माइलिन का फंक्शन ये है, एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन के साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में जो चीज इन्वॉल्व होती है ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं माइलिन। अब जगह जगह से ये माइलिन को ना खराब करना शुरू करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, जो कि माइलिन बना रहे होते हैं। जब जगह जगह से उसको खराब करेंगे तो प्लैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, डीमाइलिनेटिंग प्लैक्स, ठीक है। जब पहला अटैक होता है
तो उसके बाद इंसान का जो दिमाग है या वो जो डीमाइलिनेटिंग प्लैक्स है वो रिकवर करना शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बार बार अटैक्स होते हैं तो वो इरिवर्सिबल लॉस में चले जाते हैं और ग्लायोसिस होती है, उसके बाद वो श्रंकन स्कार में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट डिफेक्ट बन जाता है। लेकिन इट्स अ वेरी लेट प्रोसेस, मतलब पहले रिकवर करने की कोशिश करेगा इंसान, लेकिन एट द एंड बार बार अटैक होगा तो एंड पर सिर्फ एक स्कार बचेगा और ब्रेन का फंक्शन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब हमने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ कि एक्सॉन्स जो है वो सिर्फ मोटर सिस्टम में होते हैं, और यहाँ फिर हमने ऐसा भी कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ कि एक्सॉन्स जो है वो सिर्फ सेंसरी सिस्टम में होते हैं। जहां पूरी बॉडी में कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के पास एक्सॉन्स होते हैं, चाहे वो सेंसरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा हायर फंक्शनल सिस्टम हो, या फिर वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एरिया हो, कोई भी बॉडी का सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबके अंदर जो है एक्सॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें मेरा कहने का ये मतलब है, इसमें आपका सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसमें मोटर सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसमें हायर मेंटल फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हर चीज इन्वॉल्व हो सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है। कभी सेंसरी सिस्टम आ रहा होगा तो कभी मोटर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। कभी कोई हाइपर रिफ्लेक्सिया आ रहा होगा या स्पास्टिसिटी हो रही होगी किसी मसल की, तो कभी फ्लैसिडिटी हो जाएगी। लेकिन मिक्स्ड फंक्शंस, मिक्स्ड सिम्टम्स आएंगे हमेशा, ठीक है। इसमें ना एक ट्रायड लिख लो, बुक में नहीं लिखा हुआ है, शारकोट्स ट्रायड। अब मुझे एक बात बताओ, शारकोट्स ट्रायड पहले कहाँ पे पढ़ा था? यस एग्जैक्टली एमन, कोलेंजाइटिस में पढ़ा था, ठीक है। इधर जो शारकोट्स ट्रायड है ना, उसे कहते हैं शारकोट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। उसमें तीन चीजें आती हैं, एक है डिसआर्थरिया, सेकंड है निस्टैग्मस, एंड थर्ड है ट्रेमर्स। ये नोट डाउन कर लो, ये बुक में नहीं लिखे हुए। शारकोट्स ट्रायड है इसके अंदर, जिसमें आता है, यस एग्जैक्टली, अच्छा मैं बताती हूँ आपसा, CHARCOTS, CHARCOTS। ये है शारकोट स्ट्राइड, मतलब आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, कुछ चारकोट्स कहते हैं, कुछ शारकोट कहते हैं, किसी भी तरह आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। अब तीन जो चीजें इसके अंदर आती हैं वो है डिसआर्थरिया, निस्टेगमस और ट्रेमर्स। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये क्या चीजें शो करती हैं? डिसआर्थरिया शो करता है बेसिकली स्पीक के अंदर इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सेरिबेलम की और ब्रेन स्टेम में कोई प्लैक्स बने हुए हैं जिसकी वजह से ये साइन और सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। निस्टेगमस क्या शो करता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ये तीन चीजें लिख ली है ना, डिसआर्थरिया, निस्टेगमस, ट्रेमर्स, अब समझना है। डिसआर्थरिया शो करता है कि ब्रेन स्टेम में कहीं पे प्लैक बना हुआ है या सेरिबेलम में कहीं पे प्लैक बना हुआ है। निस्टेगमस ये शो करता है कि जो नर्व्स ऑफ आईज हैं, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये उधर का कोई मसला बना हुआ है, ठीक है। और ट्रेमर ये शो करता है कि कोई ना कोई मोटर पाथवे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आईज, इनका आई की नर्व की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसआर्थरिया मतलब ब्रेन स्टेम की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अभी मैं आपको सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स खुद से बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर सेंसरी सिस्टम में प्लैक बनेगा, चार्कोट्रायड के अलावा बात कर रही हूँ मैं, अगर सेंसरी सिस्टम के अंदर, सेंसरी सिस्टम में क्या आता है हमारे पास, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आता है, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट आता है, जो कि हमारी वाइब्रेशन, पोजीशन, टच, टेम्परेचर, पेन, इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्लैग बन गया और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया एक्सॉन्स का आपस के अंदर, तो नंबनेस, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, पैरास्थीजियाज, ठीक है, ये वाली सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं। और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्लैक्स बन जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लैडर की और बावल की डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मोटर पाथवे अगर इन्वॉल्व हो गया तो
ट्रेमर्स के अलावा वीकनेस भी आ सकती है, एटेक्सिया भी आ सकता है, आईज के अंदर निस्टेगमस आ रहा है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है, ठीक है, डबल विजन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो हर तरह का साइन और सिम्टम इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आपको मिल सकता है। अब जब इसका डायग्नोसिस बनाना होता है ना, अब क्लिनिकल फीचर्स में एक पहली बात उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है द डायग्नोसिस ऑफ एमएस रिक्वायर्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अदरवाइज अनएक्सप्लेन्ड सीएनएस लीजन्स सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, बाकी सारी चीजें तो समझ आती हैं, सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस का क्या मतलब है? टाइम का मतलब ये है हर 3 महीने बाद कोई ना कोई रिलैप्स होकर नया सिम्टम आता है। पहले उसको कंप्लेन होगी कोई डबल विजन की, फिर आ जाएगा जो उसको वीकनेस हो गई है, फिर आ जाएगा उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया। ये है सेपरेटेड बाय टाइम, ठीक है। स्पेस का क्या मतलब है? ब्रेन के डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, कभी फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो गया, कभी ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो गई है, कभी सेरिबेलम इन्वॉल्व हो गया, कभी कोई फलां क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो गई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले अगले पेज पर आ जाओ, 1108 पेज पे, 1108 पेज पे देयर इज अ फिगर नंबर 25.28। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने एक साइड पे टाइम रखा हुआ है और एक साइड पे डिसेबिलिटी मतलब सेवेरिटी ऑफ डिजीज रखी हुई है। सबसे पहले देखो रिलैप्सिंग रिमिटिंग जो कि 80% है, उसका क्या मतलब है? पहले डिजीज का एक एपिसोड आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर आता है, फिर खत्म होता है। देखो इनिशियली बेसलाइन को दोबारा टच कर रहा था रिकवरी के बाद, लेकिन आहिस्ता 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 वो प्रोग्रेसिव होना शुरू हो गया। तो जो रिलैप्सिंग और रिमिटिंग था, जो बेसलाइन को टच करता है, रिलैप्स रिमिट। डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज के अंदर? अच्छा, ठीक है। जवेरिया आप एक दफा चेक कर लो अपना माइक और अपनी ऑडियो चेक कर लो। अच्छा, रिलैप्सिंग और रिमिटिंग फेज में देखो ऊपर जा रहा है, फिर बेस लाइन टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बेस लाइन टच कर रहा है, मतलब रिवर्सिबल लॉस है, दोबारा पेशेंट ठीक हो जाता है। कोई सिम्टम आता है न्यूराइटिस का या विजन लॉस होती है, फिर दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन इस रिलैप्सिंग रिमिटिंग की वेव को फॉलो करो तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, दैट इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो दो टाइप्स हो गई, रिलैप्सिंग और रिमिटिंग और सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। थर्ड टाइप है प्राइमरी प्रोग्रेसिव। प्राइमरी प्रोग्रेसिव का मतलब है पहले से ही स्टार्ट में ही वो ऊपर जा रही है, कोई रिलैप्स रिमिट नहीं हो रहा, आहिस्ता 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 प्रोग्रेस करती जा रही है स्टार्ट से, दैट इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव। लास्ट है फलमिनेंट, ठीक है। वो सडनली लेस देन 10% में वो सडनली पेशेंट जो है वो बहुत फेटल कंडीशन होती है, डेडली होती है, पेशेंट सर्वाइव नहीं करता यूजुअली फलमिनेंट टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है। फिर 25.48 एक बॉक्स बना हुआ है, उस पे आ जाओ। ऑलरेडी हम सारी बातें कर चुके हैं, बस एक दो साइन देखने हमने। कॉमन प्रेजेंटेशन की बात की हुई है और अदर सिम्टम की बात की होगी। अब आप लोग देखोगे कोई भी एक सिम्टम जो है वो दूसरे सिम्टम से मिलता नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आई की इन्वॉल्वमेंट से ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात कर दी, फिर उन्होंने सेंसरी सिम्टम्स की बात कर दी, रिलैप्सिंग रिमिटिंग, फिर उन्होंने कोई स्पाइनल कॉर्ड की लीजन की बात कर दी, फिर अक्यूट ब्रेन स्टेम सिंड्रोम की बात कर दी, ठीक है, फिर उन्होंने डॉर्सल कॉलम की डेफिसिट की बात कर दी। हर किसी भी आपको डिजीज के अंदर ऐसा पैटर्न नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद आगे दो साइंस हैं, एक है हर्माइट साइन, ठीक है, इसको लेरमेट साइन भी बोलते हैं या लेरमेट सिम्टम भी बोलते हैं, ये जो अदर सिम्टम्स एंड में लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट जब भी बेंड करता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन मिलती है उसके स्पाइनल कॉर्ड में। जब भी पेशेंट बेंड करता है या नेक की फ्लेक्शन करता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड में एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात कि जब हायर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, हायर फंक्शन जो हमारी मेमोरी को, कॉग्निटिव फंक्शन, हमारा जो कंसंट्रेशन, प्लानिंग, तो पेशेंट की कॉग्निशन और पेशेंट की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। कोई ऐसा सिम्टम है ही नहीं या कोई ऐसा एरिया नहीं है ब्रेन का जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस इफेक्ट ना करती हो।
ठीक है। अच्छा, अब 25.29 फिगर में इसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई हैं, बस इसको देखना है आपने। सबसे पहले एमआरआई कराएंगे, माइलोग्राफी कराएंगे। बेसिकली डीमाइलिनेटिंग एरियाज आपको व्हाइट नजर आना शुरू हो जाएंगे ब्रेन के अंदर। एमआरआई पे आपको लियंस ब्रेन पैरेन्काइमा की मिलती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके अलावा आप विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स कराओगे। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स क्या हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है एक्सॉन टू एक्सॉन तो वो नॉर्मली काम करते हैं। इसके अंदर आपको विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स रिड्यूस्ड मिलेंगे। सीएसएफ की एग्जामिनेशन क्यों करानी है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसलिए आपने इसका करानी होती है, ठीक है। ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं आपको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। अदर चीजों को एक्सक्लूड करने के लिए, अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस को एक्सक्लूड करने के लिए ये अदर इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कराएंगे। ये थी सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट पढ़ने की। क्लिनिकल फीचर्स में तो इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जहां पर इन्होंने एक डब्बा बना दिया है 25.48, बस आपने वो करना है इसके अंदर से। और आपको एक कंफ्यूजन ये भी होगी, ये 1107 पेज पे कितना बड़ा डब्बा बना हुआ है, द मैकडोनल्ड क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको तो कट कर दो, ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए, इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई हैं। अब लास्ट है ट्रीटमेंट। एज सच कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जब एक दफा ब्रेन की न्यूरॉन्स की रिकवरी नहीं होती है, ठीक है, जब एक दफा वो परमानेंट डैमेज हो जाए तो वो बाद में वहां पर कोई नया रीजनरेट नहीं हो सकता। तो हमने बस हम इसके सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं, मतलब उनको, या इसके प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, या रिमिट कर सकते हैं, पेशेंट को रिलैप्स से बचा सकते हैं। अक्यूट एपिसोड में हाई डोज ग्लूकोटिकॉइड्स काम आते हैं, इंट्रावेनसली देने होते हैं, बस अक्यूट एपिसोड में ये करना होता है, ठीक है। और अगर साल में तीन दफा तक आप ये जो है ना हाई ग्लूकोकोटिकॉइड का कोर्स कर सकते हो अक्यूट एपिसोड में। फिर एक बॉक्स बना हुआ है 25.49 डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट्स इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बेसिकली ये करना है आपने इसके अंदर से। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कमेंट्स तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ड्रग का नाम याद करना है इसके अंदर से, ठीक है। एक है मॉडरेट एफिकेसी, ठीक है, और एक है हाई एफिकेसी, जो कि लेस सीवियर केसेस के लिए है मॉडरेट, और ऑब्वियसली सीवियर केसेस के लिए है हाई एफिकेसी वाले ड्रग्स। जो मॉडरेट के अंदर है वो इंटरफेरॉन बीटा। बेसिकली क्या करेंगे, जो साइटोकाइंस का इतना ज्यादा रिलीज हो रहा होता है उसको कम करेंगे, ठीक है। जेल्टीरामिर एसीटेट, डायमिथाइल फ्यूमरेट, ये ड्रग्स आपने यूज करनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है? डिजीज मॉडिफाइंग है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। डिजीज के प्रोसेस को मॉडिफाई करती हैं, तो डिजीज का प्रोसेस अंडरलाइन उसके न्यूरो इन्फ्लेमेशन चल रही है तो ये उसको मॉडिफाई करेंगी। कुछ ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स की स्कैवेंजर्स होती हैं, उनको रिमूव करती हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बन रहे होते हैं। बस इनके दो तीन के नाम याद करने हैं। ओके, फिर है हाई एफिकेसी के अंदर देखते हैं। हाई एफिकेसी के अंदर हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास है नेटालिज्यूमैब और एलेम्टिजुमैब। ये दो ड्रग्स हैं जो आपने याद करनी है बस। इसके अलावा और कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे जो है 25.50 में, एक तो हमने डिजीज मॉडिफाइंग पढ़ ली ना, कि जो हमने पढ़ी है नेटालिज्यूमैब हो गई और इंटरफेरॉन बीटा हो गई, जो कि डिजीज के प्रोसेस को मॉडिफाई कर रही है। आगे जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, अगर तो स्पास्टिसिटी हो रही है तो फिजियोथेरेपी या मसल रिलैक्सेंट, जिसके अंदर बैक्लोफेन आ जाती है, डेंट्रोलीन आ जाती है, ये मसल रिलैक्सेंट्स है, ठीक है। और पेन जो डिसएस्थीजियाज है, मतलब जो टिंगलिंग और पेन की सेंसेशन आ रही होती है, नम्बनेस की सेंसेशन आ रही होती है, उनके लिए कार्बामेजापिन, गाबापेंटिन या प्रेगाबालिन यूज कर सकते हैं। और आगे ये रेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए स्लेडीनाफिल हो गई, अमेंटाडीन फटीक के लिए मोडाफिनिल, एमिट्रिप्टाइलिन फटीक के लिए यूज कर सकते हैं। बस ये था मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
मेन जो आपने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस याद रखनी है और इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स और साइंस याद रखने हैं, ताकि आप इसका डायग्नोसिस पिक कर सको बस। और इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे। नेक्स्ट जो है थोड़ी सी आगे है डिजीज, उसके बाद हम पीछे वाला सारा कवर करेंगे। पेज नंबर है 1116। 1116 पे चले जाओ। देयर इज मोटर न्यूरॉन डिजीज। दिस इज अ यूक्यू। अच्छा, बीच में जो बहुत छोटी छोटी डिजीजेस है ना, जैसे ये डिस्टोनिया का बता दिया इन्होंने, या हेमीफेशियल स्पाज्म का बता दिया है, ये ना करने का फायदा होता है ना, समझ आती है इतने इतने पैराग्राफ से। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो। जो यूक्यू है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। पीछे हमने एक पार्किंसंस छोड़ी है डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमने कवर करनी है कल इंशाल्लाह। आज हम मोटर न्यूरॉन डिजीज देखते हैं। अच्छा, मोटर न्यूरॉन डिजीज के नाम से पता चल रहा है, जो इसके नाम में है ना, ये उन्हीं चीजों को बस इफेक्ट करती है। मोटर न्यूरॉन को ही बस ये इफेक्ट करेगी। सेंसरी, हायर मेंटल फंक्शंस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। हर चीज नॉर्मल होगी सिवाय मोटर न्यूरॉन्स के। ठीक है। एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, मतलब विद इन डेज या विद इन वीक्स अपेयर नहीं हो जाती, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं इसको, इसलिए इसका डायग्नोसिस भी डिलेड होता है। इसमें जो करने वाली चीज है, सीधा काम की चीज पे चलते हैं। दैट इज 1117 पेज पे एक ना फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, उसको निकाल लो। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताओ कि आप लोगों को लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट है? मतलब ऑब्वियसली हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, लेकिन क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन छोड़ो, लोअर मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं? ठीक है। अच्छा, दो बातें याद रखो। अपर मोटर न्यूरॉन जो है ना, अच्छा, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई जो हैं, क्या वो लोअर मोटर न्यूरॉन है या अपर मोटर न्यूरॉन है? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड साइनेप्स टू एंड ऑर्गन, यस एग्जैक्टली, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जब भी कोई एक्सॉन टच कर गया तो वो एक लोअर मोटर न्यूरॉन बन जाता है। तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो है, क्या वो लोअर मोटर न्यूरॉन है या अपर मोटर न्यूरॉन? ये बिल्कुल मारिया ने ठीक बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो लेवल है दैट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ठीक करना है। नहीं, जो क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई है ना, दैट आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स। हाउ? उनके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी तो न्यूरॉन्स पड़े हैं ना, इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, हम उन्हें क्यों नहीं फिर अपर मोटर न्यूरॉन कह रहे हैं? क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा नहीं टच करूंगी इसको। वो कैसे लोअर मोटर न्यूरॉन है? ब्रेन के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर फाइबर्स होते हैं। ठीक है। कॉर्टेक्स से जो क्रेनियल नर्व्स को फाइबर जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टिको बल्बर। ठीक है। तो अब जो क्रेनियल नर्व का अपर मोटर न्यूरॉन है वो है कॉर्टेक्स, ब्रेन। ठीक है। सबसे ऊपर जो हमारा ब्रेन का कॉर्टेक्स है वो है उसका अपर मोटर न्यूरॉन। वही फाइबर्स जब क्रेनियल नर्व को, न्यूक्लिया को टच कर लेंगे, दे विल बिकम लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ब्रेन से जो कॉर्टेक्स से फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं, ब्रेन के अंदर तक वो अपर मोटर न्यूरॉन ही है, मडल्ला के लेवल तक भी वो अपर मोटर न्यूरॉन ही है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर देंगे, जो उनका आखिरी रिले है, तो दे विल बिकम लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। मतलब ये है कि क्रेनियल नर्व को जो ऊपर से फाइबर्स आते हैं वो है कॉर्टेक्स, तो उसके अपर मोटर न्यूरॉन्स आर इन द कॉर्टेक्स, और लोअर मोटर न्यूरॉन उसके इट सेल्फ वो हैं खुद। क्योंकि अगर आप देखो तो आप क्या बताओगे कि क्रेनियल नर्व का कौन सा लोअर मोटर न्यूरॉन है?
अच्छा, हम ना इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसी का भी नहीं क्लियर होता। हम बहुत पढ़ते आते हैं फिजियोलॉजी के टाइम से, लेकिन ये हमें एंड तक भूल जाते हैं कि क्या होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन। लेकिन बस आपके लिए ये पता होना चाहिए था कि ये जो है क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लिया है इट सेल्फ दे आर लोअर मोटर न्यूरॉन। उनके ऊपर जो कॉर्टेक्स से फाइबर आते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स। ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। अब अब आपको फिर इसका भी थोड़ा बहुत कम ही कॉन्सेप्ट होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अगर ये किसी को आइडिया है तो मुझे बताओ, कोई लिस्ट डाउन कर सकता है कि अपर मोटर न्यूरॉन अगर की लीजन हो तो क्या फाइबर्स आए, क्या सिम्टम्स आएंगे। आई गेस ये ना मुझे अभी नहीं करवाना चाहिए, मैं आपको सिर्फ इसका। ओके ठीक है। हाँ, सबको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को जरूर पता होगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है हाँ। मैं इसको ना डिटेल में बताऊंगी, अभी हम थोड़ा बहुत बस अपने टॉपिक पे रहते हैं, ये चार चीजें डिस्कस कर लें मोटर न्यूरॉन डिजीज की, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्या होती है, ताकि सबको क्लियर हो ये। अच्छा, एक बात सुनो कि हमारा ना जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, इस टॉपिक के लिए जो चीज बता रही हूँ ना वो सुन लो। जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, हम सिर्फ अभी स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर रहा होता है। ठीक है, उसने हमारी जो टोनिसिटी है ना वो मेंटेन करके रखनी होती है। और ऊपर से जो ब्रेन है ना उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स दे रहा होता है, ताकि वो ओवर एक्साइटेड होके, ओवर एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड या हाइपर रिस्पॉन्स ना देते स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इनहिबिटरी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है। अब जब ब्रेन में अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ब्रेन वाले सिग्नल खत्म हो गए, अपर मोटर न्यूरॉन की लियन आ जाती है, तो नीचे सारे के सारे सिम्टम्स कितने एग्जेजरेट होके आएंगे, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन पे जो चेक था ब्रेन का वो खत्म हो गया। ठीक है। तो जब भी अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन होती है तो हर चीज एग्जेजरेटेड होके आती है। उन एग्जेजरेटेड चीजों में क्या आता है, स्पास्टिसिटी। ठीक है। रिफ्लेक्सेस हाइपर रिफ्लेक्सिया में चले जाते हैं। ठीक है। और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं इसके, अब लिस्ट डाउन करो। यस, हाइपरटोनिया हो जाता है, बिल्कुल टोन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। पैरालिसिस, इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन की जब भी लीजन होगी, जब चेक खत्म हो गया ब्रेन का, तो स्पास्टिसिटी हो जाती है। ठीक है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। और ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन जिसने काम करना होता है, अगर उनकी ही लीजन हो जाए तो सारी की सारी चीजें ही खत्म हो जाती हैं। सब चीजें फ्लैसिड हो जाएंगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, हाइपोर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है। और एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी मसल की। बेसिकली ये होते हैं साइंस और सिम्टम्स। बिल्कुल एग्जैक्टली अब इन्होंने इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज को चार में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने बात की है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड में लीजन है। ठीक है, लिख लो इसके साथ कि ये स्पाइनल कॉर्ड की लीजन है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और लैटरल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी एट्रोफी। तो क्या होना शुरू होगा, सारे के सारे लोअर मोटर न्यूरॉन वाले सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी मसल्स की, और फेसिकुलेशन आना शुरू हो जाएंगी। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना मोटर न्यूरॉन के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के क्या होते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन ये याद रखो कि सारी फ्लेसिडिटी वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। फिर है प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस का मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन, मतलब कोई कॉर्टेक्स में लीजन है। ठीक है। कॉर्टेक्स में अगर लीजन है तो स्पास्टिसिटी वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगली तीसरी टाइप है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। बल्बर के नाम से ही जहां पर पता चल गया वो है क्रेनियल नर्व। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया इटसेल्फ इन्वॉल्व है। ठीक है। क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स।
तो यहाँ पर भी आपको लोअर मोटर न्यूरॉन वाले। अब क्रेनियल नर्व कौन सी, मडल्ला, बेसिकली ये मडल्ला में की इन्वॉल्वमेंट है जो है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। क्रेनियल नर्व मडल्ला में कौन सी होती है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो उसके वाले सिम्टम्स, डिसआर्थरिया, टंग की जो है वेस्टिंग और फेसिकुलेशन, तो ये देखो सारे लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ रहे हैं। फ्रिंजल मसल्स की जो है वो डिस्फेजिया होना शुरू हो जाएगा, डिसआर्थरिया होना शुरू हो जाएगा। और एक लास्ट है एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसके साथ लिख लो कि ये सबसे कॉमन टाइप है मोटर न्यूरॉन डिजीज की, ठीक है। और इसके अंदर मिक्स्ड लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब मिक्स्ड क्या होगा, वो कहेंगे कि ऊपर जो है वो मिल रही है स्पास्टिसिटी अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में फ्लैसिडिटी मिल रही है। कहीं उसको स्पास्टिसिटी मिलेगी, कहीं उसको फ्लैसिडिटी मिलेगी, कहीं रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होंगे, कहीं बिल्कुल ही खत्म होंगे, ठीक है। तो ये है एमायोट्रोफिक लैटरल डिजीज। ये थी इसकी चारों टाइप्स। डोंट वरी अगर किसी को अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन का अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, वो हम स्ट्रोक में पढ़ेंगे, स्ट्रोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ये 25.60 देख लेना। मैंने कहा था प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो है ओल्ड एज में प्रेजेंट करती है, अनकॉमन है बिफोर 30 इयर्स, ठीक है। सिम्टम्स में हमने बात कर ली, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे सारे हमने बात कर लिए, लिम्ब मसल वीकनेस, फेसिकुलेशन, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन की साइंस में भी सारी वही बताई हुई है, ठीक है। और मैनेजमेंट में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक है फिजियोथेरेपी, ठीक है, और एक है राइलोजोल। बस ये दो ड्रग्स हैं बेसिकली। राइलोजोल, बस ये पूरे मैनेजमेंट के अंदर ना दो ही चीजें याद रखनी है, एक है फिजियोथेरेपी, ठीक है, और एक है राइलोजोल। फिजियोथेरेपी में स्पीच थेरापिस्ट आ जाएगा आपका, डाइटिशियन आ जाएगी आपकी, फीडिंग सपोर्ट, क्योंकि जिसको डिस्फेजिया डिसआर्थरिया उनको तो सब ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी में आ जाएंगी, आपके मसल्स की फिजियोथेरेपी के लिए सारी। एक है राइलोजोल ड्रग, ये एमसीक्यू है प्रॉफ का, और इस दफा हमें प्रॉफ में आया भी हुआ था एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस का एमसीक्यू। वो सारा इसी तरह, सिर्फ उन्होंने बताया था कि मोटर सिस्टम इन्वॉल्व है, कहीं स्पास्टिसिटी है, कहीं फ्लैसिडिटी है, और पूछा हुआ था इसका डायग्नोसिस क्या है, तो वो एएलएस उसका डायग्नोसिस था। आप एएलएस बहुत जगह पे पढ़ोगे, तो ये याद रखना, इट इज अ टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है। राइलोजोल जो है वो एक्साइटेटरी जो ग्लूटामेट है उसको इनहिबिट कर रहा होता है, और सिम्टम्स को ना क्योर कर रहा होता है, बस इसके अलावा और इसके अंदर से कुछ भी नहीं याद करने वाला। बस ये दो चीजें आज हमने पढ़नी थी। बस अब एक चीज और है, 2 मिनट्स लगेंगे उसके अंदर, वो देखो फिर क्लास खत्म करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। A 22 years old female consulted an ophthalmologist for sudden onset of vision loss in left eye. 6 months ago, she had weakness of right arm and staggering gait, which improved over 2 months. 2 years ago, she felt numbness in limbs and was thought to be functional as no neurologic deficit was detected at that time. What is your diagnosis? ये क्वेश्चन एंड पर तो बहुत ही इतना इन्होंने एविडेंट कर दिया था, इन्होंने क्वेश्चन के एंड पर इन्होंने हेरमेट साइन या जो लेरमेट साइन है वो भी पॉजिटिव बताया हुआ था, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे था, तो अब मुझे उसको कोई क्लाज बनाना पड़ना था उसका। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्योंकि कोई साइन एंड सिम्टम, देखो कितना प्यारा वो लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है कि स्पेस और टाइम में जो है सिम्टम्स मिलने चाहिए, डिफरेंट स्पेस, सेपरेटेड बाय स्पेस और टाइम, यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, हमेशा ऐसे ही आएगा, एमसीक्यू भी क्लियरली आपको हमेशा ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये देखो, ये क्लियर नजर आ रहा है। A 50-year-old male presented with progressive weakness of all four limbs. His examination revealed some wasting and PAR grade 3 in lower limbs and grade 2 in upper limbs. Fasciculations were noted on thigh muscles during examination. His tendon reflexes were brisk. The higher mental functions, cranial nerves, and sensory system was normal in examination. What are the different variants of this condition? तो पहले तो डायग्नोसिस बताओ क्या है। ये 3 वेरिएंट्स जो थे ना, ये 4 मार्क्स का था, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट्स वाला, आई गेस 4 का ही था, पता नहीं। और जो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो पूछा हुआ था, 4 वेरिएंट्स। अच्छा हाँ, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज है, 4 वेरिएंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, प्रोग्रेसिव बल्बर पॉल्सी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है, और प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस है। Why can't it be MS? हाँ, last line explains why can't it be MS. The higher mental functions, cranial nerves,
and sensory system was normal on examination. एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ही ये है डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स जो बिल्कुल किसी तरह से भी एक्सप्लेन ना होते हो, एक साथ उनकी कोई कोऑर्डिनेशन ना बनती हो। कभी कोई वो पिछले सवाल में जैसे पढ़ा कि आई इन्वॉल्व हो गई है, कभी पढ़ा उसकी राइट आर्म की वीकनेस है, फिर उसने पढ़ा नम्बनेस और टिंगलिंग आ रही है। इसके अंदर उसने कहा एक प्रोग्रेसिव वीकनेस है चारों लिम्स की और सिर्फ मोटर सिम्टम्स है, ठीक है, और कभी स्पास्टिसिटी है और कभी फेसिकुलेशंस आ रही हैं, लेकिन हायर मेंटल फंक्शंस, cranial nerves and sensory system was normal. मोटर सिस्टम जहां ये हमें प्रॉफ में एज इट इज ऐसे ही एमसीक्यू आया हुआ था मोटर न्यूरॉन डिजीज का, जिसका उन्होंने ऑप्शन ए मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस दिया हुआ था। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और वरना फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। हाँ, और मुझे ना कुछ मैसेजेस आ रहे थे, इज दिस प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी? यस एग्जैक्टली। हाँ, ये वैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा नहीं हुआ ना, इतनी कोई चीज इन्होंने क्लियर बताई हुई है। कहीं पर उन्होंने रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क कह दिए हैं, ठीक है, कहीं पर उन्होंने फेसिकुलेशंस कह दिए हैं। तो अगर देखा जाए ना तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर, अच्छा, यस इफ दे आस्क मोटर न्यूरॉन में से, यस एग्जैक्टली, मोटर न्यूरॉन डिजीज में उसके नाम में लिखा हुआ है सिर्फ मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं और कुछ नहीं इन्वॉल्व होता। यस, अगर डायग्नोसिस पूछे कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मेन स्टेम लिख दो उसकी। उन्होंने उसका वेरिएंट पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा है उसके वेरिएंट्स के नाम लिखे। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू मेंशन द स्पेसिफिक टाइप, बस उसका मोटर न्यूरॉन डिजीज लिखो, क्योंकि हम खुद फंसते हैं डायग्नोसिस के अंदर। मतलब उसने क्लियर पूछा होता है व्हाट इज योर डायग्नोसिस, अगर पूछा हो ना व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, इतना कॉम्प्लेक्स करके पूछा हो तो फिर हम फंसे नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा ही वो नहीं है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी वेरिएंट्स के नाम लिखते हैं, मल्टीपल सॉरी मोटर न्यूरॉन डिजीज के, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा हुआ। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि एमसीक्यूज का बता दें कि एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। तो मैं एक तो आप लोगों के साथ, अच्छा मैं बताती हूँ, प्रॉफ में मैंने सिर्फ शुरू शुरू में तो मैं पता नहीं कौन कौन से बुक्स यूज करती थी, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करती थी, मतलब कभी मैंने, सबको आवाज सही आ रही है? जवेरिया क्या हो रहा है बता दो, कैसे आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं सही आ रही है सबको, मुझे बताओ, नहीं तो मैं फिर ग्रुप में एमसीक्यूज बुक्स का बता देती हूँ। अच्छा बस सुन लो, फिर बातें अपनी बाद में करना, सुन लो पहले। एमसीक्यूज का बताने लगी, शुरू शुरू में मैंने पता नहीं कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल की थी एमसीक्यूज बुक्स के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था उनका। जिसका मुझे प्रॉफ में फायदा हुआ है ना, वो है पास्ट एमसीक्यूज। और पास्ट एमसीक्यूज की ना एक तो बुक है जो है गाइड टू यूएचएस, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है एक वो। और मैंने आप लोगों के साथ अक्सर मैं किसी टॉपिक के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ ना, जिसमें सिर्फ एक सिंगल आंसर लिखा होता है, वो प्लैब के एमसीक्यूज हैं। वो एक बहुत छोटी सी बुक है, मैं वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जो टॉपिक पढ़ो बस उसको उसके सर्च बार में जाके सर्च करना है अपने मोबाइल पे ही पीडीएफ में, और नीचे ना उसके एमसीक्यूज निकल आएंगे। हर एक टॉपिक के उन्होंने दो दो तीन तीन एमसीक्यूज बनाया हुआ है, वो कर लेना बस। और एंड पे जब प्रॉफ आएगा ना, तब सिर्फ पास्ट एमसीक्यूज कर लेना, इसके अलावा कुछ ना करना, लेकिन पास्ट एमसीक्यूज लाजमी करना, कीज लाजमी करना। हाँ, बुक का नाम है गाइड टू यूएचएस, और मैं शेयर करती हूँ पीडीएफ, गाइड टू यूएचएस का भी आई गेस होगा। और जो है एक और प्लैब वाली बुक है, वो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ। आई रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों के साथ जब नीमोथोरेक्स आपको पढ़ाया था ना, तो जिसमें डिस्चार्ज का बताया हुआ था किसमें क्या करना है, वो वाले थी बस सारी, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अब कल मेरा ख्याल कोई क्लास नहीं होगी, बस 2 दिन का लेक्चर रहता है, वो मैं मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह खत्म करा दूंगी। उसके बाद हम स्ट्रोक पढ़ेंगे आराम से 2 दिन लगा के। और फिर स्ट्रोक में प्लीज सारे लोग हों, स्ट्रोक ऐसे नहीं आता, और स्ट्रोक हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। यस, गाइड टू यूएचएस इज फॉर ऑल।
और गायनी की भी मैं एक बुक शेयर करूंगी। गायनी के तो प्रॉफ में हमें सारे के सारे 35 के 35 एमसीक्यूज उसी बुक में से आए हुए थे। जिसने किए हुए थे उसके ठीक हो गए, और जिसने नहीं किए हुए थे उसके नहीं ठीक हुए। तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आई डोंट नो अब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमें वहां से आए थे। चलो ठीक है, हाँ माँ तुम्हें छुट्टी चाहिए होती है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।